अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेट रियलिटी और मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रहा हूं जिसे जानकर आप सच में एक लम्हे के लिए होश खो बैठेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क के कर्जे के दादोशुमार जितने खुश्क दिखाई देते हैं, हकीकत में उतने ही संगीन और इंसानी असरात रखने वाले हैं। पिछले 9 साल का सफर हमें मजबूर करता है कि हम सोचें, समझें और अमल करें। नाज़रीन, जून 2016 में जब हमारा अवामी कर्जा कुल मिलाकर 19,700 अरब रुपए था, जिसमें मुकामी कर्जा 13,600 अरब और गैर मुल्की कर्जा 6,100 अरब रुपए था। वो वक्त कैसा था? मुआशी दबाव, तरक्याती मंसूबे, मालियाती साख्त, ये सब कुछ अपनी जगह, मगर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि उसी 2016 के नुक्ता आगाज से लेकर जून 2025 तक इसी सरकारी कर्जे ने एक ऐसा सफर तय किया जिसे बढ़ोतरी कहना भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये इजाफा 60,800 अरब रुपए रहा, यानी 300% से जायद। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 80,500 अरब रुपए के मजमूई सरकारी कर्जे की। जून 2025 तक ये वो वाहिद हद है जहां हम पहुंच चुके हैं। इस एक जुमले में कई सवाल छुपे हैं। ये रकम क्या बताती है? ये कौन सा वजन है जो अवाम, आइंदा नस्लें और हमारी मईशत उठा रही है? आइए इस सफर को साल ब साल देखें ताकि तस्वीर वाज़े हो। नाज़रीन, जून 2016 19,700 अरब, जून 2017 21,400 अरब, जून 2018 24,900 अरब, जून 2019 32,700 अरब। नाज़रीन, ये एक तेज कदम, एक बड़ी छलांग थी। जून 2020 36,400 अरब। आलमी और मुकामी हालात ने दबाव बढ़ाया। जून 2021 39,900 अरब। नाज़रीन, ऐसे आदाद ये बताते हैं कि हम मुसलसल बर वक्त कर्ज ले रहे हैं। फिर वो लम्हा जो हम में से कई को हिचकिचा कर रख देता है। जून 2022 49,200 अरब। इस तारीख के बाद जो 3 साल आए उन्हें हम अपने इक्तिसादी रिकॉर्ड की तेज तरीन मुद्दत कहेंगे। जून 2023 62,900 अरब। सिर्फ एक साल में तकरीबन 13,700 अरब का इजाफा। जून 2024 71,200 अरब। फिर अगले साल बड़ा कदम, जून 2025 80,500 अरब। और यही वो नुक्ता है जहां हम आज खड़े हैं। ये अदादोशुमार अकेले अदद नहीं, ये बताते हैं कि जून 2018 से जून 2022 तक सरकारी कर्जे में 24,900 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2022 से जून 2025 के दरमियान 31,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगर आप हिसाब लगाएं तो यही इजाफा मिलकर 60,800 अरब बनता है, यानी वो तारीखी इजाफी बोझ जिसका जिक्र हमने अव्वल में किया। मुकामी कर्जा 54,500 अरब और गैर मुल्की कर्जा 26,000 अरब रुपए। मतलब ये कि निस्फ से ज्यादा बोझ मुकामी मालियाती आलात, बैंकिंग निज़ाम और अंदरूनी कर्जों की शक्ल में है, जबकि एक बड़ी मिकदार बैरूनी जिम्मेदारियों की सूरत में है। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इजाफी कर्जा रोजमर्रा जिंदगी में कैसे महसूस होता है? ये वही कर्जा है जो सहूलियात, तरक्याती मंसूबों, अद्वियात, तालीम या रोजगार के लिए इस्तेमाल हो सकता था, मगर जब कर्ज बढ़ जाता है तो सूद, खिदमत कर्ज और बकाया जात की शक्ल में नया बोझ आ जाता है। तसव्वुर करें, अगर हर साल कर्ज की खिदमत पर बड़े हिस्से खर्च हों तो बाकी रकम कौन सी बुनियादी खदमात में जाएगी? स्कूल, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, बरामदात को बढ़ाने वाली पॉलिसीज, ये सब पीछे रह सकते हैं। इसका असर गाहे बगाहे महंगाई, करेंसी दबाव और सरमायाकारी के रुझानात पर भी पड़ता है। नाज़रीन, ये इजाफा वक्त के साथ मुस्तकिल नहीं रहा, बल्कि किसी मखसूस मुद्दत, खास तौर पर 2022 के बाद में तेज रफ्तारी हासिल कर गया। दाखिली और खारजी कर्ज दोनों में इजाफा हुआ, मगर दाखिली कर्ज का हिस्सा ज्यादा रहा। मजमूई तस्वीर हमें मोहतात बनाती है, क्योंकि कर्ज का बढ़ना खुद में सरे दर्द नहीं, बल्कि इसके साथ आने वाली खिदमत कर्ज की जिम्मेदारी असल मसला है। मैं जानता हूँ ये बहसें अक्सर खुश्क इक्तिसादी मुबाहिस की तरह लगती हैं, मगर याद रखें, जब कौमी कर्ज बढ़ता है तो इसका असर घर घर तक पहुँचता है। पैकेजों की कटौती, टैक्स बढ़ना, खिदमात में ताखीर, ये सब मुमकिन है। और अगर कर्ज का स्केल बढ़ते रहे तो हमारी आज़ादी या पॉलिसी कम होती चली जाती है। तो सवाल ये है कि इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? शफाफियत और मुफस्सल पॉलिसी, रोड मैप, कर्ज क्यों लिया जा रहा है, किस मकसद के लिए और इसकी मुद्दत क्या है? हर अवामी रकम के पीछे वाज़े वजाहत होना जरूरी है। सरमायाकारी की तरजीही पॉलिसी, कर्ज ऐसे मंसूबों में लगाया जाए जो तवीलुल मुद्दत रिटर्न दें, तालीम, सेहत, तवानाई
توانائی اور صنعتی پیداوار۔ صرف جاری اخراجات کے لیے قرضہ مستقل بنیاد پر لینے سے بچیں۔ آمدنی کے متبادل ذرائع، ٹیکس بیس کی توسیع، FBR کی اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن تاکہ آمدنی بڑھ سکے اور قرض پر انحصار کم ہو۔ قرض کی ساخت پر کام، خارجی اور داخلی قرض کی ترکیب کو متوازن کریں۔ سودی ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے ری فنانسنگ اور مذاکرات کا استعمال کریں۔ عوامی شراکت اور جواب دہی، سرکاری منصوبوں میں عوامی نگرانی اور عوامی مشارکت سے یہ یقینی بنائیں کہ رقم درست جگہ خرچ ہو۔ یہ رہنمائی بنیادی ہے، مگر ان نقطوں کو اگر مل کر نافذ کیا جائے تو آہستگی سے مگر پائیدار طریقے سے دباؤ کم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ کوئی قصہ ختم شدہ نہیں، یہ ہماری اجتماعی کہانی ہے۔ قرض کا بڑھنا ایک حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس کا سامنا کر کے اپنی حکمت عملی، شفافیت اور عوامی شرکت کے ذریعے راہ درست اختیار کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر یہ سوال کریں کہ ہم اگلے 9 سال کی کہانی کس رخ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم قرض کو ایک عارضی حل سمجھیں گے یا ایک ایسے مسئلے کے طور پر جس کا مستقل منظم حل نکالنا ہوگا؟ ناظرین، یقیناً آج کی ویڈیو واقعی حیران کن اور چونکا دینے والی تھی۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کا بھی باعث بنتی ہے۔ لیکن ناظرین، جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوبارہ کسی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔